जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो और हमें मोटिवेट करते हो। आज बिमला सिवाच आंटी के साथ आई। हाँ, बिमला सिवाच आंटी एक लेक्चरर थे और 1958 के बोर्न है आंटी। और उस टाइम पे तो लड़कियों को 1% पढ़ाया करते पेरेंट्स। और आंटी के पेरेंट्स मदर और फादर दोनों अनपढ़ थे, उसके बावजूद भी आंटी को पढ़ाया उनके पेरेंट्स ने उस टाइम पे। तो आंटी से पूछेंगे कि बेटियों को पढ़ाना कितना जरूरी है, क्योंकि इनको पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज का। जिस टाइम पे लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे उस टाइम से लेके, तो पूरी डिटेल में पूछते हैं आंटी से कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या मुसीबत आई इनके पढ़ाई के बीच में, और इनके फादर को क्या क्या सुनना पड़ा उसके पीछे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटी, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको नमस्कार मेरी तरफ से। मैं बिमला सिवाच, मेरा जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के, उस समय रोहतक में था, अब झज्जर में है। झज्जर जिले के डीगल गांव में हुआ। 8 जून 1958 को मैं पैदा हुई। और मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ थे। माँ थी, वो भी बिल्कुल अंगूठा टेक थी। परंतु हम 4 बहनें 2 भाई, 6 बहन भाई थे। माता पिता ने हमें बहुत लगन से पढ़ाया, जबकि वो बिल्कुल अनपढ़ थे। तो आंटी 1958 में तो लड़कियां ने बहुत कम पढ़ाया करते। तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स ने मतलब क्या चीज सोची ऐसी कि भाई आपको पढ़ाया, और क्या क्या एजुकेशन है आंटी आपकी? रेनू, मेरी एजुकेशन है डबल MA BEd। 1976 में मैट्रिक की मैंने, सेकंड डिवीजन से। उस टाइम में 487 नंबर थे मेरे, तो उसको बहुत अच्छा मानते थे कि पृथ्वी की छोरी पास होगी 10वीं में। फिर मैंने BA किया। BA भी सेकंड डिवीजन बहुत अच्छी मानी जाती थी, बिना सेकंड डिवीजन के BEd में एडमिशन नहीं होता था। और फिर मैंने MA किया हिस्ट्री से, निजी अध्ययन से स्वाध्यायी होके। फिर मैंने 1988 में डबल MA हिंदी की MA की, रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जींद से। तो मेरी पढ़ाई में बेटी, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि बेटी को सशक्त बनाया जाए, बेटी को मजबूत बनाया जाए। बेटी के लिए शिक्षा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो उसको मजबूत बनाएगा। तो बेटी को बहुत ही जरूरी है पढ़ाना, बचाना, उसका संरक्षण करना, उसको मजबूत बनाना, उसको एक बराबर का नागरिक बनाना, वो बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ थे बेटी। उन्होंने हमें क्यों पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं आपको कि मेरे पिताजी बेशक अनपढ़ थे, परंतु वो महत्वाकांक्षी थे। वो पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठते थे। गांव में हमारा एक पन्ना होता था, शिलारायण पन्ना। शिलारायण पन्ना निरे ऑफिसरों का होता था। तो पिताजी जवारियों में, शराबियों में ना बैठ के, आड़ी पाड़ियों में ना बैठ के, शिलारायण पन्ने में उन लोगों की संगति में बैठते थे। और वहां पिताजी ने ऐसा महसूस किया कि अगर इनके बच्चे भी कुछ बन सकते हैं तो मेरे भी बन सकते हैं। और बेटी, विकास दिव्य कीर्ति सर वाली बात है, जो दृष्टि IAS के वो है संचालक है, मैं उनको देखती हूँ। तो उन वाली बात है कि सौभाग्य से मुझे पिताजी की तरफ से DNA बेस्ट मिला, माता और पिता की तरफ से मुझे बढ़िया एनवायरनमेंट मिला, और परमात्मा की कृपा से मुझे मेरे टीचर्स बहुत अच्छे मिले। मेरी पढ़ाई किस लिए हुई, आप मुझे देख भी रहे होंगे कि मैं बिल्कुल सामान्य लड़की हूँ। और मैं बचपन से बहुत डरपोक, टीमिड सी और शर्मीली लड़की थी। 1958 में पैदा हुई, परंतु मैं 8 साल की पढ़ने के लिए बैठी, क्योंकि मैं बहुत डरपोक थी। माता और पिता ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी मुझे स्कूल भेजने के लिए। जब छोटी सिस्टर पढ़ने लायक होगी 6 साल की, वो बड़ी सुशील और ऑलराउंडर है।
तो उनके साथ मेरे को भेजा गया। उससे मेरा कुछ डर खुला और मैं पहली क्लास में कन्या डीगल हाई स्कूल में दाखिल करा दी। फिर भी मैं बार बार स्कूल से भाग आती थी। ये मेरी माँ की मेहनत थी, जो वो भैंसों को पानी पिलाती है और रोटी पोती, खेती का काम करती, बीच में मुझे छोड़ के स्कूल में वापस जाती जब मैं स्कूल से भाग आती थी। इतना आज के पेरेंट्स भी नहीं कर पाते जितना उस समय के पेरेंट्स कर पाते थे। मैं तो सोचती हूँ कि बहुत ही सौभाग्य है मेरा कि मेरे ऐसे माता पिता मिले और मैं फिर पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें एक और अच्छी बात बताई आंटी आपने कि आपके पेरेंट्स की जो संगत थी वो बहुत अच्छी थी, जहां से आपके फादर मोटिवेट हुए बेटी को पढ़ाने के लिए। तो संगत का भी एक बहुत अच्छा रोल है, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ, मैं पहली क्लास में एडमिट करा दी और पहली क्लास में हमारा स्कूल डीगल हाई स्कूल लड़कियों का होता था। ये भी देखो कितनी सौभाग्य की बात कि हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल होता था। आसपास के गांव की लड़कियां पढ़ने के लिए आती थी। पहली दूसरी में मैं बहुत डरती थी। उस टीचर को स्पेशल माँ ने बता दिया था कि ये डरपोक लड़की है जी, इसको बस पास बिठा लो। और मैं मतलब चौथी पांचवी तक जाते जाते रेनू बिटिया मैं मतलब समझ चुकी थी कि पढ़ना जरूरी है। घर वाले माने नहीं पढ़ाए बगैर। और मेरा भी फिर रुचि रुझान बढ़ता चला गया पढ़ाई की तरफ। मैं आपको बता दूं कि उस समय 8वीं बोर्ड की होती थी और 8वीं में भी मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी। इतनी लगन थी, मेरे पिताजी इतना मोटिवेट। मेरी माँ हार्ड वर्किंग लेडी थी, गोबर पाथती, पानी भरती, भैंसों का करती, हमारे लिए मतलब खाना वाना सब तैयार करती। परंतु जो प्रेरणा थी वो हमें पिताजी से मिली थी। जब पिताजी रात को हमारे पास हुक्का भर के बैठते थे, हम 4 बहन 2 भाई थे, 6-7 बहन भाई पढ़ते थे, तो रात के 11 बजे तक वो ये देखते थे कि कोई सा बच्चा सो तो नहीं गया, और सो गया तो उसको चट्टू मार के उठा देते थे। तो पिताजी बहुत प्रेरित करते थे। 8वीं में मेरे पिताजी ने बोला कि वही पेपरों का टाइम नजदीक आ गया, विमला ये किसा कलागा है इतना। हम पिताजी को काका कहते थे रेनो, क्योंकि पिता जो ताऊजी थे उनको बाबू कहते थे और उनसे छोटे मेरे पिताजी थे उसको काका कहते थे। अच्छा अच्छा। तो हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, 3 लड़कियां 1 लड़का ताऊजी के थे। ताऊजी मर गए थे। उनके गुजरने के बाद पिताजी ने उन 4 बच्चों का लालन पालन किया। 6 बच्चे हम थे। तो ये 10 बच्चों की फैमिली में पढ़ना पढ़ाना और यहाँ तक पहुंचना सिर्फ मेरे पिताजी और मेरी माँ की मेहनत है। और काम क्या करते थे आंटी आपके पेरेंट्स? खेती बाड़ी करते थे या कुछ और भी करते थे? पिताजी पिताजी खेती करते थे बेटी। केवल 6 किला जमीन मेरे पिताजी के पास थी और मेरी माँ थी वो घर का काम करती थी, हाउसवाइफ थी। सारा खेती का भी, पशुओं का भी और बच्चों को संभालने का भी सब मेरी माँ करती थी। मेरी माँ सारी दोपहरी गोबर थापती थी बिटोड़े में, ताकि मेरी बेटियों को मतलब काम ना करना पड़े। हम सुबह पानी और गोबर डाल के स्कूल जाते थे। बड़ी बहनें थी वो खेत में से भरोटा लेके स्कूल जाती थी। 2 बड़ी बहनें थी मेरी, एक 10वीं में थी जब हम पहली दूसरी में पढ़ने के लिए बैठे और एक चौथी में थी। मैं इतनी डरपोक थी, भाग के उस चौथी वाली क्लास में घुस जाया करती। और एक दर्शन मैडम थी, वो मेरे को चट्टू मारती और भगा देती क्लास से। तो मतलब मेरे को पढ़ाना गाड़ी में ऊंट चढ़ाना था बेटी। मेरे को पढ़ाना बहुत मुश्किल बात थी, परंतु जब गाड़ी में ऊंट चढ़ गया तो बहुत मजे से मैंने आगे की पढ़ाई की। फिर आप खुद ही मोटिवेट हो गए आंटी, उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बीए एमए बीएड सब कुछ कर लिया। रेनू, मुझे लगता था मैं सुंदर नहीं हूँ, परंतु मैं पढ़ सकती हूँ। एक पिताजी समझाया करते कि सुंदरता तो आदमी के गुण होते हैं जो, और मुझे मालूम भी था मेरी 3 सिस्टर मेरे से सुंदर थी। वो मतलब मेरे फादर पे थी, सुंदर थे फादर, और माँ थी वो सांवली थी। तो मैं सारियां तो होशियार थी पढ़ने में, क्योंकि वो बहुत काम करया करती। और मेरे सिर्फ एक क्या लगन थी कि तेरे पास अगर कोई चीज है तो तू पढ़ के अपनी कदर करा सकती है। तो पिताजी मेरे को इसलिए ज्यादा बिमल बिमल रखते थे कि भैया छोरी मारा होशियार बहुत है। और पिताजी ने सच्चाई, ईमानदारी और सादगी के गुण ऐसे कूट कूट के भरे रेनो कि वो मेरे में समाते चले गए। मैं बच्ची थी तो महात्मा गांधी की तरह बिल्कुल
सिंपल ऐसी थी कि पिताजी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। मैंने कभी लाइफ में मुड़ के ऐसे नकल नहीं की, एक अक्षर भी नकल नहीं की। तो पिताजी इस बात से बहुत खुश थे कि भाई मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। पिताजी कहते थे कि मेरी जमीन में बेशक एक दाना पैदा ना हो, अगर मेरे सारे बच्चे उस साल पास हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी बहुत अच्छी फसल है। एक इंसान आंटी और 10-10 बच्चे पढ़ाने और इतने अच्छे संस्कार दिए। और दूसरी एक और अच्छी बात कही, भाई सुंदरता गुणों से होती है। मेरे पिताजी रागनी बहुत गाया करते, खुद बनाया भी करते, सुना भी करते, गाया भी करते। तो उनकी रागनी और उनका भाषा पे बहुत तगड़ा अधिकार था। जब उनकी बातों का असर हम सारे बहन भाइयों पे पड़ा, तो वो रागनियों के माध्यम से भी जैसे आपस में बात करते ना, तो भी इस तरह की बातें करते थे जिनसे हमारे ऊपर अच्छा असर पड़े। बोलते थे कि समझ गया तेरी पिंगला रानी काम की कोन्या, उनकी इज्जत होया करे सत्साम की कोन्या। तो यह बात मेरे भीतर तक गड़ गई। अब सही बात है, पिंगला तो बहुत सुथरी थी और फिर भी मतलब उसकी इज्जत कौन है समाज में, संसार में। और अब ये बातें मतलब मैं अब महसूस करती हूँ और अब मैं सोचती हूँ कि बेटियों को इतनी मजबूत बनाओ। जब एक सिंपल से सिंपल एक बिलसी दी सादी छोरी गुलाबी हो गई, मतलब एक गांव की पढ़ने वाली सिंपल सी बदसूरत सी लड़की, और वो AA BEd करके लेक्चरर बन गई, और लेक्चरर बन के अपने दो दो बेटे ऑफिसर बनाना। और सौभाग्य की बात देखो, दिव्य कीर्ति सर वाली बात है कि भगवान ने सारा रास्ता ऐसा साफ साफ बनाया कि पूरी मंजिल तक फिर बहुत आसान हो गया। ये सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र शिक्षा थी मेरे पास, जो संस्कार थे मेरे माँ और पिता के दिए हुए। मैं आज भी नहीं भूलती उन संस्कारों को, जैसे सादगी है, दिखावा ना करना, फैशन ना करना। और ये है भी महात्मा बुद्ध वाली रेणु बिल्कुल सही बात है कि आदमी जितनी ज्यादा दिखावा करता है ना, इच्छाएं करता है, उतना ही दुखी रहता है। कम इच्छाएं रखो, महत्वाकांक्षा ज्यादा रखो, कंपटीशन मन में ज्यादा रखो, आगे बढ़ने की सोचो। परंतु जो दिखावे की आडंबर की चीजें हैं वो हमारे रास्ते में अड़चन बनती हैं, हमारा समय बर्बाद करती हैं, जबकि समय बहुत कीमती चीज है। गजब की बातें बताई आंटी आपने कि बेटी को पढ़ाई का गहना दो, दूसरा उसमें अच्छे संस्कार दो, तीसरा दिखावा बिल्कुल भी मत करो, जो असलियत है उसको निखार के आगे लेके आओ। बहुत गजब की बात बताई आंटी आपने। मेरी माँ जब हमारे को, मेरी माँ सारी दो बारी गोबर पास थी, तो मेरी चाची मौसी ताई वगैरह बोलती थी, ए पृथ्वी की बहू तेरा बेला कुंजड़ा पड़ा है छोरिया का, और देख बेला सारी दो फारी गोबर पाथा है, ये बूढ़ी बूढ़ी किन्नरी है, ये गोबर पाथन की है और ये केकरण की है। तो रेनू मेरी माँ कैसे मोटिवेट करती थी, और मेरा जुआर लाल देखिए इसके ब्याह में खारा कुआ पे बेला भाई हेलीकॉप्टर उतरेगा, मेरे लिए बोलती थी। तो बस मैंने नहीं होया, माँ भी यही चाहती है कि मेरी बेटी कभी रेनू ने नस्ल भेद महसूस नहीं होने दिया मेरे को। मेरे सारे बहन भाई सुंदर थे, परंतु मेरे को कभी ऐसा नहीं जताया कि बिमला सुंदर नहीं है। लड़की को पढ़ाना चाहिए, लड़की को मजबूत बनाना चाहिए, जब समाज में लड़की की इज्जत होगी। तो आंटी बेटी अड़ोसी के पड़ोसी लिए कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ कहा करते आपके फादर को भाई, हाँ, क्योंकि उस देखो टाइम पर तो अड़ोसी लड़कियां ना बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया करते। पड़ोसी की सुनो। मेरे पिताजी इतने साहूकार तो नहीं थे, परंतु बेटियों को पढ़ाना चाहते थे। घर में मतलब बाजरे की रोटी बनाया करते, गेहूं कम होता था मतलब घर में, क्यों इतने 10 बहन भाई खाओ है, और गेहूं की उस टाइम में मतलब फसल भी कम हुआ करती। तो मेरी माँ क्या करती थी, बाजरे की रोटियों का चूरमा बना के और बैग में रख देती थी। हमें स्कूल में शर्म आया करती बाजरा की रोटियों का चूरमा खाते हुए। कपूर चूड़ी ले जाओ अचार, सुगंधित अचार, पराठे, पतले पतले मंडे मारा वो बाजरा का पिंड। तो हम दोनों बहने एक तरफ होके चूरमा खाया करते और पढ़ा करते। बहुत कहते थे, अड़ोसी पड़ोसी ऐसे बोलते थे। जिन पिताजी ने हमारे को BA प्रेप में एडमिशन दिलाया दुजाना कॉलेज में, तो मतलब उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पढ़ा होगा, देखिए बात जिंदगी इसकी। और तो पिताजी ने पगड़ी रख के ऐसे बराबर में खाट के ऊपर पगड़ी रख के ये बोला था
कि बेटी देख लो, अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं पढ़ा दूंगा, चाहे मैं किले बेच के पढ़ाऊं, पर मेरी पगड़ी की थोड़ी सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। तो मैं इतनी समझ गई थी तब तक, तो मैं वैसे भी 2 साल आगे थी और बच्चों से, तो मैं इतना समझ गई थी कि पिताजी की तो शान बहुत ऊंची है। हर बच्चे के लिए अपना फादर हीरो होता है, और फादर अमीर गरीब कुछ मायने नहीं रखता, फादर होना ही मायने रखता है। नहीं आंटी, फादर एक चीज आंटी, आपके फादर फाइनेंशियली बेशक से साहूकार नहीं थे, पर वो दिल से बहुत साहूकार थे, सोच से बहुत साहूकार थे। बहुत ही आगे सोचने वाले थे वो व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा। मैं तो उनको रेणु आज भगवान की तरह सोचती हूँ। मेरे बच्चे बोलते हैं कि पिताजी को भी एमएलए नहीं बने, पिताजी ने कभी साइंटिस्ट नहीं बने, पिताजी आपके पिताजी। और माँ फिर आप इतना वो मानते हो एहसान, क्यों भाई, एहसान तो है ही। आप उस टाइम का देखो, 1958 में जब लड़की पैदा होने का, मतलब मेरी चौथी बहन पैदा हुई, तो एक पड़ोसन आने के मिलिया की बहू के बालक होया। मेरी बुआ खड़ी थी आंगन में, ने बोली क्या होना, खाने पड़ी रींगती। तो मेरी माँ ने बोली मैंने इतना तो खाया, रींगती के मैं ले आऊं सू, रींगती तो भगवान भेजता है। तो माँ इतनी मजबूत हो गई थी, बाकी इन लड़कियों को मैंने पढ़ा लिखा के मजबूत बनाना है, और पिताजी प्रेरित थे ही। तो दोनों ने इतना संघर्ष किया हमारे लिए कि देख लो रेणु, फिर हमने भी बहुत सहयोग किया। पिताजी वाली बात है, बेटी अगर आप सब नहीं पढ़ते तो मैं कैसे पढ़ा लेता। और भी 300 बीघे जमीन वाले जमींदार थे हमारी गली में, पड़ोस में, पानी में, उनके बच्चे तो नहीं पढ़े। अगर उनके रुपये तो बालक पढ़ते हो तो उनके भी पढ़ने चाहिए थे। साथ में एनवायरमेंट, प्रेरणा भी तो चाहिए, लगन भी चाहिए माँ बाप की। तो मेरे पिताजी की माँ की लगन थी रेणु, जो हम मतलब पहली से लेके मैट्रिक तक मैं कभी फेल नहीं हुई। अच्छा, फिर मैट्रिक से लेके बीए तक कभी एक दिन भी फेल नहीं हुई। तो शादी आंटी बहुत आपकी मतलब बीए होने से पहले हो गई थी शादी या बाद में हुई थी? मेरी शादी, बीए का रिजल्ट उसी दिन आया था, उसी दिन मेरे फेरे हुए थे। मतलब मैं जब दुल्हन की गाड़ी में बैठने लगी उस टाइम रिजल्ट आया, और मेरे भाई ने आके गाड़ी में ये बताया था कि विमला तू पास होगी, और तेरे जब तो अखबार में रोल नंबर आया करता, मार्क्स वार्क्स तो मार्कशीट में आते थे। हाँ जी। तो मेरे हस्बैंड ने सुना कि बीए पास होगी। फिर रेनू घरा खीर तो बाहर खीर, पिताजी गरीब थे तो गरीब बटे ढूंढे और के। पर वहां भी पिताजी की महत्वाकांक्षा ने काम किया, पिताजी की दूरदर्शिता ने काम किया, कि हमारे चारों बहनों के जो हस्बैंड ढूंढे पिताजी ने, वो बेशक से गरीब, हमारे से भी गरीब घर के थे, परंतु वो पढ़े लिखे थे। मेरे हस्बैंड थे जब मेरी शादी हुई कोऑपरेटिव बैंक में थी, और वो अपने मामा के घर रहते थे। इतना गरीब काम था उनका, तो वो मामा के घर पड़े बड़े थे, वहीं पे शादी हुई थी। तो मैं, मेरे भी अरमान थे कि मैं भाई बहू बन के आई हूँ, मैं भी ऐसे रहूंगी बीए वाली लड़कियां जैसे रहती है। परंतु मुझे पता चला इसका तो घर ही नहीं है, ये तो मामा के घर रहते हैं। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के थे। आज तो वो है नहीं दुनिया में। मतलब है, उनको जो आदमी जानता है ना, बेहद बढ़िया इंसान थे। और रेणु में सोचती हूँ कि लड़की का जो, लड़की तो एक बेल के समान है, अगर उसको सहारा मिले तो वो सारे वृक्ष पे छा जाती है, सहारा ना मिले तो पतली सी बेल सूख जाएगी। बिल्कुल आंटी। फादर ने कोऑपरेट किया, बीए तक पढ़ गई, हस्बैंड ने कोऑपरेट किया मुझे, तो मैंने एमए किया, डबल एमए किया, बीएड किया। और उनका ब्योत इतना नहीं था, वो मम्मा का घर रहे थे, और भाई अपना घर बना सके, लोन लेकर उन्होंने जुलाना में घर बना लिया, क्योंकि जुलाना में उनकी जॉब थी। जुलाना के पास गांव में उनके का ननियाल था। तो मैंने सोच लिया था, मैंने तो पीछे भी गरीबी देखी थी, मुझे तो इतना ही काफी था कि मेरे को इतना बढ़िया हस्बैंड मिला, जो मेरे को कोऑपरेट करता है। जब मेरी सगाई के लिए रेणु पिताजी जाते थे तो मैं सुंदर नहीं थी, तो एक बार देख के आए ढूंढा काला लड़का, और वो लड़का, वो भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। एक कपा में ले चल डांगरा की डेयरी कर रहा, वो भी रिजेक्ट कर गया। और मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर थे, कोऑपरेटिव बैंक में थे,
मैं तो वो ही नहीं मान रही थी कि राम ने मेरे ताई बेला यो दूसरा राम दे दिया। मैं तो इसी को राम जानती हूँ जिसने मुझे मतलब अपना लिया, और अपनाया ऐसे कि ऐसे तो हम 7 बार थे, 7 महीनों में भी कोई सी का इतना बढ़िया हस्बैंड था। तो मेरे को किस्मत आंटी, बहुत आपकी किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी थी। देखो, आप में गुण सबसे ज्यादा अच्छे थे, पढ़ाई में सबसे ज्यादा अच्छे थे आप, और सोच हाँ सबसे अच्छी, बिल्कुल सिंपल रहना और सादा जीवन, उच्च विचार। तो आपको हाँ हस्बैंड ऐसे मिले, देखो किस्मत। हाँ, किस्मत में बहुत, और बेटा उससे भी बेस्ट है। बेटा, एक बेटा सीओ है मिलिट्री में, और बेटा हो गया देखो रेनू 1982 में। 80 में मैंने बीए की थी, 82 में बेटा हो गया, और 84 में मैंने, 86 में मैंने हिस्ट्री के एमए की। और बेटा था, बेटा स्कूल में भेज के मैंने एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट कॉलेज जींद में हिंदी के एमए के लिए, कि भाई मैं क्या करूंगी बैठ के, जमीन हमारा नहीं, और के मैं काम मेरे को नहीं, पढ़ाई मुझे आते है, मैं वो कर लूंगी। तो मैं एडमिशन ले लिया, एक दिन मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, कोने के ऊपर एक लेडी खड़ी, और पाछे तो मुंह बिचका कर बोला, या बुढ़ाड़ी पढ़ेगी। तो मैंने सुन गया, और सुन के भी मैंने अनसुना, उसके लिए तो अनसुना कर दिया, पर मन में वो बहुत खटकती रही वो बात। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इसका क्या हंगा लग गया, पढ़ू मैं सू बेटा ने मेरा ने मैं स्कूल में छोड़ के और फिर पढ़न जाऊं, मैं देख नहीं यानी क्यों बोल रही। तो रेनू मेरे 60% मार्क्स आए एक सेमेस्टर में, तो मैंने कॉलेज टॉप किया था हिंदी एमए में। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए की थी बहुत लगन से। उस टाइम में 55% वाले को पीएचडी में एडमिशन मिल जाता था, कॉलेज में प्रोफेसर लग जाती थी। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल सीधे साधे बेचारा, एक सेक्रेटरी तो था बैंक में, तो उसकी क्या सिफारिश होती जो आपका मामा कर रहा है। और ये तो आप जानते हैं कि उस टाइम में भी थोड़े से डगे की जरूरत होती थी, हाँ और जी, आज तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी। तो मैंने कई बार इंटरव्यू दिए प्रोफेसर के लिए, हिंदी की प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पर नहीं हो सका, जो कि मेरी मेरिट बहुत बढ़िया थी। थ्रो आउट सेकंड क्लास और एमए में फर्स्ट डिवीजन होना, फिर भी एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि सामाजिक और प्रशासनिक पक्षपात के कारण नहीं हो पाया मेरा। पर देखो आप वाली किस्मत बहुत गजब की थी रेनू। मैं इस आपकी चैनल के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं बन चाहिए। आदमी अगर कुछ बनना चाहे, करना चाहे, तो परिस्थितियां अपने आप ही उसके आगे होके भाग लेती हैं। बीए कर ली, बीएड कर ली, एमए कर ली, डबल एमए कर ली, फिर वही रेनू जॉब नहीं मिली, स्कूल खोल लिया 5वीं तक का 1990 में। अच्छा। 5वीं तक का स्कूल खोल लिया, तो स्कूल में अपना खूब मंड का पढ़ाते, खूब बालक हो गए थे, 400 सारे बच्चे हो गए थे। शुरू में 5वीं तक का चलाया कि भाई 5वीं तक का, क्यों पिता हस्बैंड जॉब करते थे, तो दूसरा कोई बाहर आने जाने के लिए नहीं था, डीओ ऑफिस में, बीओ ऑफिस में। 5वीं तक में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने, मेरी छोटी सिस्टर जो बेरोजगार थी उसने, एक मेरी फ्रेंड थी 10th पास, उसने प्रभाकर पास, हमने मतलब मैंने स्कूल खोल लिया। स्कूल खोल के 1990 में खोल लिया, और 1900 हमारा 95 तक चला। और फिर 95 में क्या हुआ कि फार्म भरूम तो भरते रहते थे रेनू। जेबीटी गवर्नमेंट ने कहा कि वही जो बीए बीएड है उनको जेबीटी पोस्ट पे ले लिया जाएगा। जेबीटी पोस्ट पे मैंने भी फार्म भर दिया, छोटी सिस्टर ने भी, हमने दोनों ने, और हमारा सिलेक्शन हो गया बिना सिफारिश, बिना जाने पछाड़, अपने आप। तो वह बी ऑफिस में से, मैं स्कूल के काम से आते ही बोली, बिल्ला तू तो जेबीटी टीचर लागी। मैंने बोली मका तू भी लागी, बता मैं, तू मेरे हस्बैंड ने देख लिया था अखबार में रोल नंबर। हाँ जी। तो बेटी उसका क्या, उसमें हमारा क्यों लग गया, यहाँ पे क्रम की महत्ता है कि लगातार कछुए की चाल से चलते रहो। आप सोचो कि मैं कर्नल बनूंगा, चाहे आप कंडक्टर बनो। तो वही बात हुई कि हमने डबल एमए प्रोफेसर की एजुकेशन प्राप्त की दोनों बहनों ने, पर जेबीटी लग गया हम, पर पांव पे तो खड़े हो गए। हाँ जी। तो जेबीटी लग गए, मौज होगी, कसुत्ता जी सा आ गया, स्कूल छोड़ना पड़ा, स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में करवा दिए फिर जो आंटी बढ़िया प्राइवेट। स्कूल चल रहा था आपका, मतलब स्कूल फिर क्यों छोड़े आपने?
स्कूल इसलिए छोड़ दिया ना कि जुनून था मन में। आज तो मैं नहीं छोड़ू स्कूल, अगर आज करना हो तो। हाउस। जॉब का भूत सवार था, इसलिए मतलब वो ज्वाइन कर लिया जेबीटी का। और इंटरव्यू दे रखा था मैंने साथ में ही लेक्चरर का भी। तो लेक्चरर में मेरा फिर 3 महीने बाद लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया। लेक्चरर बनने के बाद, लेक्चरर कैसे भी छोटा सा एक ये भी बताती हूँ आपको। इंटरव्यू देने गए 1995 में, बाढ़ का हरियाणा में बाढ़ आ गई थी, सड़कें टूट गई थी। तो मेरा था यमुनानगर करनाल रेस्ट हाउस में इंटरव्यू। हम गए, हम 2 बजे पहुंचे, पर 2 बजे इंटरव्यू वाले उठ के जा चुके थे। मेरे हस्बैंड और मैं पशु की ठाटूर हुई, मैं कह ले जेबीटी का जोड़ा लटके रहेगा, मेरी तो काफ में सारी उम्र, मेरा तो ले गए इंटरव्यू वाले। तो फिर उस चपड़ासी ने बताया बोला कोई कैंडिडेट नहीं था, वो सब इंटरव्यू निपटा के गए हैं। और वैसे तो 5 बजे तक का टाइम था, वो इसलिए चले गए क्योंकि कोई एक्सपायर हो गया था, उसके मतलब अंतिम संस्कार में चले गए। मैं कहा अच्छा हम वापिस आ गए और क्या करते। तो हमें मेरे हस्बैंड को सुझाव आया कि चलो उनके घर जाके ये बताते हैं हम इंटरव्यू वाले हैं। तो हम चले गए उनके घर। गंभीर सर थे कोई जो इंटरव्यू लेने वाले थे हमारे वहां। उनके घर जाके और उन्होंने बताया हाँ वो दाग पे गए हुए हैं और आप भाई वो तो आज नहीं हो सकता इंटरव्यू। हम वापिस आ गए, जुलाना वापिस आए रेनो। देखो पिताजी जैसी महत्वाकांक्षा, जुलाना आके मैंने सारी रात नींद नहीं आई। अब मैं तो रह जेबीटी है, मैं तो रह जेबीटी। मैं सुबह 6 बजे उठी, 6 बजे से पहली बस जाती थी जुलाना से जींद के लिए। उस बस में बैठी और बस में बैठकर मैं यमुनानगर पहुंची। कदे जींद था गमन नगूरा भी नहीं देखा था। और फिर मैं यमुनानगर पहुंच गई। यमुनानगर पहुंच कर कैनाल रेस्ट हाउस की ऑटो ले ली, जैसे मेरे हस्बैंड ने ली थी पहले दिन। वहां जाके मैं वहीं उतर गई, मेरे को चल गया पता कि यही ऑफिस अच्छा, है। अकेले चले गए आप फिर उस दिन? अंकल जी ने नहीं लेके गए? अंकल जी को नहीं लेके गए क्योंकि अंकल जी की नौकरी थी, छोटी सी नौकरी थी, अगर वो छूट जाती तो हम क्या करते हाँ फिर। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं अकेली चली गई और लाइन में खड़ी होगी जाके। एक लड़का बोला देखिए आप क्या का इंटरव्यू दोगे? मका हिस्ट्री का। बोला तो केमिस्ट्री वाला की लाइन है जी, जी हिस्ट्री का तो कल हो दिया। फिर मैं उसने बोली रे मैं हिस्ट्री का दूंगी और कल की मैं पढ़ी हूँ टेस्ट पे और मेरा एक कल इंटरव्यू को ना हो गया। ने बोला बिला नो अड़े था आज हिस्ट्री का थोड़ी देंगे, उसका केमिस्ट्री का। वो ये बात कहीं ना कहीं बिला किसी रूप में नारायण मिल जाते हैं। रेणु एक लड़का मेरे को कहने लगा लगी रहा जीजी लाइन में बेला देखिए इनके है ना 7 दिन में ये रिजल्ट तैयार करके मतलब इंटरव्यू की कॉपी तैयार करके जब चंडीगढ़ भेज आ रहे हैं तो कॉपी तो इनके पास होगी, रिजल्ट की फाइल है अभी इनके पास, इसकी इंटरव्यू की फाइल है। आप बोले बोल देना कि भाई ना, मैंने बोला कि मैं मतलब कल जुलाना से रात फिर दोबारा आई। तो उस लड़के ने मेरे को बताया आप ऐसे बोल देना मैं तो कल की आड़ पड़ी हूँ टेंशन पर, ना हमारा घर आड़ ना हो के मैं झूठ जाता हूँ को ना बोलूं। पर मेरा आख्या मासुआ में इतनी व्यथित और विचलित हो रही कि भीतर गई यार वो गंभीर सर बैठी। बोला हाँ। मका सर मेरी पहले एक बात सुनो। बोला हाँ बोलो। मका जी मैं कल इंटरव्यू देने आई थी और आप किसी अंतिम संस्कार में चले गए थे, मुझे वापस जाना पड़ा और मैं आज अपने बच्चे छोड़ के इंटरव्यू दे आई। ऐसे तो नहीं हो सकता। एक और बोला ना डला और तो वो दूसरा वो बोला बुलारा ले ले इंटरव्यू के बोले का सिलेक्शन होया पड़ा है। मेरा ले लिया रे और उसने 4-5 कागजात पर साइन करा लिए, मेरा इंटरव्यू हो गया। उन्होंने पूछा तो मतलब जो पूछा मैंने बता दिया, तैयारी तो मैं अच्छी कर रही थी। कहने का मतलब कि मेरा इंटरव्यू देख लो ऐसे हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मैंने 21 साल नौकरी। तो बहुत संघर्ष की कहानी है, कदम पर मैं कभी हारी नहीं संघर्ष से। बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी आंटी आपकी स्टोरी से। तो मतलब जितना सीखा जाए उतना कम है कि इतनी मेहनत लगन और लगे रहे। मेरी में नहीं लगे रहे, मैं बेटों के लिए भी लगे रही, अपने बच्चों के लिए भी। मुझे पता था कि जेबीटी करके तू तो लाग गई और ये बच्चे नहीं पढ़े तो यूं फिर ये तड़का ये फिरेंगे जैसी मैं फिरू थी। इसके मेरे हस्बैंड भी मतलब काफी बेरोजगार रह गए, शेयर बैंक में लगे थे, तो फिर मेरे बच्चे फिरेंगे।
तो मैंने मेरे पिताजी से भी ज्यादा जोर दिया अपने बच्चों के ऊपर, पढ़ाने पे, लिखाने पे। मेरे दोनों बेटे जींद गोपाल विद्या मंदिर है, उसमें जो सूचना पट है, वो मेरिट की लिस्ट का वो बोर्ड है, उस पे दोनों की मेरिट है, विक्रांत सिवाच, स्वतंत्र सिवाच, और एक मिलिट्री में ये कर्नल बन गया, एक आईआईटी करके रुड़की से, और बीपीसीएल में उसकी प्लेसमेंट होगी थी। फिर बाद में उसने अपने कोचिंग का चलाया कि भाई इसमें ज्यादा वो है, कंपनी में तो ज्यादा बंद जाता है। उन्होंने अपना रास्ता ये अपना लिया। वैसे उन्होंने इंटरव्यू फेस किया यूपीएससी का, छोटे बेटे ने। तो मतलब अरे भी मैं तो यूट्यूब पर रहूं, इतना पढ़े लिखे जाती हूँ, मतलब बहुत मैंने 3-4 रजिस्टर भर रखे हैं। मतलब विकास दिव्य कीर्ति को फॉलो करना, आप जैसे चैनल को, एक वेद प्रकाश शौराण है, तो रेनू सीखने का मेरा जो है बहुत, मुझे शुरू से ही शौक है। जब मैं कॉलेज में गई थी, तो कॉलेज में मतलब मैं पहली ऐसी लड़की थी, लाइब्रेरी में एक दिन हिंदी वाले सर ने ये बोला था कि सबसे ज्यादा ये आर्टिकल वाली बिमला ने बुक्स पढ़ रखी है। मैंने शेक्सपियर की, कीथ की, मिल्टन की, मतलब बहुत ज्यादा बुक्स, मुंशी प्रेमचंद की, अमृतलाल नागर है, मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन है, पढ़ने में मुझे इतना शौक था, बहुत बेहद ज्यादा। और मुझे अभी भी है। बच्चे कहते हैं आप पढ़ाओगे, कई लोग तो काम चल रहा है, 66 साल की होगी अभी तो, आंखें बनी भी नहीं है, और मैं पढ़ लेती हूँ, बुक्स भी पढ़ लेती हूँ, तो काफी रुचि है पढ़ने में। तो आंटी फिर आपने यूट्यूब पे भी चैनल बना रखे हैं आंटी, क्या नाम है आपके चैनल का? निराला हरियाणा यूट्यूब पे चैनल बनाया रेनू, इसीलिए बनाया था अब मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं, तो वो इसीलिए किया था। मुझे गाने का भी बहुत शौक है, रागनी सुनने का भी, और वार्ता का भी बहुत शौक है। इंटरव्यू पे उसमें पढ़ी है निराला हरियाणा पे, लिव इन रिलेशनशिप पे, उस पे दोबारा डालूंगी। आज के संदर्भ में तो और भी ज्यादा मतलब मटेरियल इकट्ठा हो गया है लिव इन रिलेशन का। आपके साथ भी बनाऊंगी लिव इन रिलेशन पे। मन मतलब रागनियों का बहुत शौक है सुनने का, इतनी गहरी रुचि, और बुक्स पढ़ पढ़ के इतनी गहरी पकड़ हो गई है। हरियाणवी लैंग्वेज पे कहावतें हैं, मुहावरे यूज करना है, कि रागनियों को समझना बहुत गजब के मजे आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये रेणु राजा सुलेमान का बेटा था, राजा पूर्णमल। पूर्णमल सुंदर था, और राजा सुलेमान की दूसरी पत्नी थी, वो पूर्णमल पे मोहित हो गई थी, और उसने पूर्णमल को प्रपोज किया कि भाई तू मेरे से रिलेशन में हो जा। तो पूर्णमल ने मना कर दिया। वो व्यथित और आहत सी पड़ी हुई थी, और मन मन में प्लान बना रही थी कि इस पूर्णमल ने मरवाऊंगी। और तो उस टाइम में एक रागनी पंडित लक्ष्मी चंद ने बनाई है, मैं आपको वो सुनाती हूँ। हाँ जी आंटी। खोल के बता दे रे गोरी, पति के आगे सारी, आसन पाटी किए पड़ी, तेरे कौन सी से बीमारी। तेरे साधु संत गरीबा पे मेरी गोरी दया करे थी, तन मन की सब बात पति के आगे कया करे थी, हसी खुशी तैरया करे थी, हसी खुशी तैरया करे थी, आज नैना जल जागरी, खोल के बता दे रे गोरी, कौन सी से बीमारी। न्यू तय मैं भी जानू सू तम हो सो कई किस्म की, किसे तना करो दोस्ती, तो तेजी से जसम की, इज्जत लो खुद तार खसम की, इज्जत लो खुद तार खसम की, किसी हो से जात थारी, आसन पाटिले पड़ी तेरे कौन सी से बीमारी।
सारी खोल बता दे न तेरा फीका चेहरा क्यों से, दीवा बाती नहीं महल में घोर अंधेरा क्यों से, हाँ धरती के मडेरा क्यों से, धरती के मडेरा क्यों सर, छोड़ के पलंग नेवारी असड़ पाटी ले पड़ी तेरे कौन सी से बीमारी, तेरा लक्ष्मी चंद सांग की राही सबने पाया करे से, तेरा अपना दिल बहलावण ने दुनिया मुबाया करे से, फिर या के सबने आया करे से, या के सबने आया करे से, गावण की ले दाई असड़ पाटी ले पड़ी तेरे कौन सी से बीमारी, खोल के बता दे रे गोरी पति के आगे सारी, असड़ पाटी ले पड़ी तेरा कौन सी से बीमारी। तो मेरे को रजनीम खूब शौक है रेनू। बहुत बढ़िया आंटी, वर्डिंग भी बढ़िया थी और सुनाई भी बहुत अच्छी लय से सुनाई है और बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाई आंटी, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी चंद, मांगेराम और मेहर सिंह, इन तीन कवियों की ज्यादातर मैं सुनती हूँ। लक्ष्मी चंद तभी ग्रेट है, सूर्य कवि, ये तो शेक्सपियर है हरियाणा का। मांगेराम की बेटी कम नहीं है, मांगेराम की रागनियों में बहुत ही भावना भरी हुई है, बहुत ही करुणा रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, सारे रस भरे हैं। तीसरे नंबर पर मेहर सिंह, सैयद जाट मेहर सिंह एंटी कवि है, इसकी भी गजब की रागनी है, कोई तोड़ नहीं इन तीन कवियों का। मुंशी जांडली के मुंशी राम है, उनकी कविताएं भी बहुत गजब की है। हाँ जी। तो मेरा रागनिया में गीता में खूब शौक है, खूब पढ़ाई में शौक से। सारे आपकी सारी बहनें आंटी लेक्चरर लगी? हाँ, मेरी सबसे बड़े वाली सिस्टर जेबीटी लगी, फिर वो एसएस मिस्ट्रेस प्रमोट होगी थी। उससे छोटे वाली थी वो जेबीटी होम साइंस करके और बीएड और पीएचडी कर दी थी, फिर वो प्रमोट होगी थी। फिर मैं थी, मैं सीधी हिस्ट्री की लेक्चरर लगी थी। मेरे से छोटे वाली थी, वो भी डबल एमए बीएड, वो तो ऑलराउंडर कंप्यूटर थी, बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। तो वो मतलब जेबीटी टीचर लग के वो भी एसएस मिस्ट्रेस प्रमोट होगी थी। तो हम सारी सिर्फ बिल्कुल कच्चे रास्ते से होकर फिर मतलब हम ऊपर आए हैं। हमारे पास ऐसा कोई बेस रेनू था नहीं कि प्रशासनिक अप्रोच हो, किसी लीडर की बेटी हम हुआ, किसी साहूकार की बेटी हम हुआ। और उस जमाने में जब मतलब बेटा बेटी में इतना भेदभाव किया जाता था, उस जमाने में माता पिता ने जो किया वो तो किया, बहन भाइयों ने भी बहुत कोऑपरेट किया हमारी। जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो जेबीटी टीचर थी और उसकी जो जॉब थी वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में थी, तो डिगल रहती थी अपनी जॉब के लिए। उसने ही पिताजी को मोटिवेट किया कि इसे इन 10वीं करके ना ब्याह दिए पिताजी, इन बीए करा दो। जेबीटी की कोई कदर नहीं होती, बीए पास की ग्रेजुएशन की होती है। तो पिताजी बोले ला करा देंगे, बेबे उत्साह नहीं। तो मेरी बहन ने खुद हमारे पास बनवाए, अपने अपने कपड़ों के छोटे कपड़े करके हमारी मतलब घर पे थे, और स्कूल के लिए वो खुद उसको सिलाई आती थी और उसके पास पैसे होते थे तो हमारे सूट सिलती थी। मतलब बड़ी बहन ने, पिताजी ने, माँ ने, फैमिली का मतलब सहयोग हो तो वो आदमी बहुत ऊंचे तक चला जाता है। आज जो आभार है मेरे दिमाग में, वो सबसे पहले पिताजी को जाता है, जो इतने प्रेरणा वो पाना लेते तो माँ बेशक गोबर पाते जाती, अगर माँ ना करती तो पिताजी कहे जाते, माँ कहते चलो गोबर गेरो, पानी भरो, ये करो वो करो। और अगर पिताजी 10वीं के बाद नहीं पढ़ा पाते, सिस्टर की सपोर्ट नहीं होती कि मैं आप करा दूंगी इनको, आप ऐसा मत सोचो, जब थारे बात छिड़े हुए थारी फसल बेटे जब मेरे पैसे दे दियो, भाई लड़के के तो कोई, लड़की के तो कोई रखता नहीं। हाँ जी।
तो इस तरह पढ़ पढ़ के मतलब हम आगे बढ़े। मेरा आपकी वीडियो के माध्यम से यही बताना है कि बेटियों को मजबूत बनाओ, बेटियों को संघर्षशील बनाओ, फूल सी नाजुक नहीं, उनको संस्कार भरो कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, बढ़ो आगे बढ़ो और पढ़ते रहो, पढ़ के ही मतलब आप बहुत ज्यादा कुछ कर पाओगे। तो भाई भाई आंटी आपके? रेनू 3 भाई, 2 भाई मतलब मेरे फादर वाले हैं, और एक भाई ताऊ जी का है जो ताऊ ताई गुजर गए थे, तो मेरे पिताजी ने उनका लालन पालन किया था। मैट्रिक तक मतलब मेरी ताई 6 महीने की थी जब गुजरी, तो मेरा वो जो ताऊ वाला बेटा था वो मेरी माँ ने ही अपना दूध लगा के पाला था। इतना गजब का भाई आज के युग में, कलयुग में कृष्ण के बराबर है। वो इतना गजब का भाई है, उसने क्या तो सहयोगी इतना ज्यादा हमारी लाइफ में। मेरे तीनों भाई जॉब में थे, जो ये ताऊ वाला है ये तो बिजली विभाग में थे और वो एक्सपायर हो चुके। एक भाई है वो कर्नल रिटायर हो रहे थे, वो भी है वो एक्सपायर हो चुके, जो रियल वाले थे। फिर सबसे छोटा भाई है वो मिलिट्री में से सुबह सिपाही रिटायर हुआ, पर वो भी हमारी तरह बड़ा लगनशील है। उसका बेटा भी सियाचिन में, अब लद्दाख में सीओ की पोस्ट पे है। बेटी है उनकी वह मैथ की लेक्चरर है केंद्रीय विद्यालय में दिल्ली इंद्रप्रस्थ में। फादर ने जितने भी आप 9-10 बहन भाई थे, आपके ताऊ के बच्चे और आप जितने भी थे, सारे ही बढ़िया पढ़ा के सक्सेस करे हो। हाँ, मेरे पिताजी कहा करते कि 6 के 6 मतलब ताऊ जी वाले बच्चे तो बहुत शरीफ और बहुत इनोसेंट से हैं, और हम 6 के 6 एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की बहुत ज्यादा भावना है आपस में रेनू। मतलब मेरे को यूं लगा बड़ी सिस्टर के बच्चे साइंस ले रहे हैं, तू भी अपने ना साइंस देवा, और बड़ी बेबे का लड़का लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हो गया, तू भी दे ले बेटा लेफ्टिनेंट का इंटरव्यू। मेरा बेटा चौथी बार सिलेक्ट हुआ था रेनू, 3 बार रिजेक्ट हो गया, चौथी बार तो ये बोला माँ मैं नहीं जाता, होता ना मानता ना। मैं बोली प्रिया, इलाहाबाद था उसका इंटरव्यू, मैंने कहा जाना है ये त्रिवेणी में, हो जाए तो ठीक है, ना त्रिवेणी ना है ये। उसी चांस में उसका सिलेक्शन हो गया, आज वो सीईओ है श्रीनगर में। बेहद गजब के बढ़िया बेटे हैं रेनू। हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था 2017 में, तो बड़ा दुख हुआ, इतना बढ़िया एक मेरा राम सा खुश गया था, और मुझे यूं लग रहा था कि क्यों कर जिया जा। वह बात है तो सती होने में तो कोई कसर नहीं थी, पर मैंने पीछा अपना यूं दिखा था सारा सांग जो मैंने बना रखा था, जो अभी तक घसीट के यहाँ तक लेके आए थे, फिर उसका कौन क्या करेगा। तो इन विचारों में मेरे तो बालक बिरयान हो जाएंगे। छोटा बेटा तो शादी भी नहीं करी थी उस टाइम, और बड़ा बेटा है वो भी कुआं, शादी उसकी हो चुकी थी, शादी हुई थी, और फिर मैं रिटायर होगी उस टाइम वो एक्सपायर हो गई थे, ट्रक वाला फेंक गया। वो भी बिला कसुता बिला जितना मन प्रेम तने की चिंता मारी से कसुता प्रिय पति था वे सब के आप अपने अपनी खीर में कोई नहीं बिसराया करे नू। कसुता बढ़िया मानस था, आज भी मैं उनको याद करती हूँ यादों के झरोखे में। तो मतलब बेटों का एक अलग से रेल का डिब्बा है जिसमें मजे आ रही। आंटी फिर अंकल तो देखो इतना सुंदर राम राज्य बना के गए आपके लिए, बिल्कुल। हाँ। बस पिताजी और मेरे हस्बैंड और बेटे, अगर लड़की के लिए 3 स्पोर्ट बढ़िया हो ना, उसको आगे बढ़ाना चाहे नारी को, तो मतलब तीनों स्पोर्ट बढ़िया हो तो कसुती दौड़ेगी। सामान्य सी मेरे के सी सिंपल है। अब जो कालिदास का डाल बचपन में गति मूर्खा की गिनती में आया करती की मारिया गोली को नहीं पड़ है, और वह भी डबल है। मेरे को तो अक्षर की नकल नहीं करी, ए अक्षर की। आजकल तो बालक बोल वाला नीट के पेपर हम कटवा ले हैं, सारा गपले चल रहे हैं, और हमने उस टाइम कति मतलब अपने पाया पर 10वीं करी, और सब नॉलेज खुद की है, सेल्फ मेड मतलब लेडी है। पर सिद्धांत जबरदस्त थे ना आपके, सिद्धांत बनाए अपना आपने खुद के, और आपके फादर ने संस्कार डाले, आपकी मदर ने फादर ने, और उसके ऊपर चले हो आप। जो आदमी खुद के सिद्धांत बना लेगा, उन पर चलेगा, फैमिली ने ध्यान में रखेगा, हार कदे हो ही नहीं सकती उस आदमी की। तो आप में वो सारे गुण हैं रेणु। महात्मा बुद्ध वाली बात है, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वो सब कुछ जीत लेता है। हाँ जी। तो मेरे को मतलब आज भी मतलब मैं मीठा नहीं खाती, कहीं शुगर ना हो जाए,
घूमने जाती हूँ। मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ 66 साल की, बिल्कुल ना मेरा शुगर ना बीपी ना गोड्या में दर्द है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसी हैप्पी हूँ। इसी तो बोला के डिगल भी ना थी उन्हें तो पुटड़ा पड़ा करता खपाटा बन जा रहा करता। अरे तो मुझे तो मतलब है, बहुत ज्यादा सोचती ये हूँ भी इस टाइम देखती पर हूँ। कहाँ रहते हो आंटी आप? मैं बेटी इस टाइम पे फिलहाल अब तो मैं रोहतक हूँ। छोटा बेटा ने अपना कोचिंग सेंटर चला रखा है आईआईटी के बच्चों के लिए। अच्छा। इन्होंने भुवनेश्वर आईआईटी कोचिंग सेंटर खोला था, फिर बहुत ज्यादा दूर हो गया था और फिर शादी शुदी करी इसकी दिल्ली। बोला मैं दिल्ली खोल लूँ का तुरंत को खोल लेना। गीता अंधेरे में चमकेगा, जदाना होगा तो भैयाड़े भी। तो इनका खूब बढ़िया मतलब शुरुआत हो रही है, अभी आई है। 60 बच्चे हैं इनके पास, तो एक बच्चे की 30,000 रुपए फीस है, बढ़िया चल रहा है इनका, अच्छी बेस्ट बात है आंटी। खूब बढ़िया। अब जितनी मौज मेरी हुई पढ़ाई के माध्यम से और सच्चे सिद्धांतों पे चल के, हर इंसान की इतनी मौज होनी चाहिए। हम्म। तो मेरे पिताजी बहुत प्रभावित थे श्रीमती इंदिरा गांधी से। हम्म। और जो नेहरू जी ने मतलब ये किया था ना कि भाई लड़का लड़की का हक बराबर है, तो पिताजी मतलब रात को 9 बजे खबर सुनने जाया करते, रात रेडियो था ही नहीं। हम्म। अगर तो मल्लू बामण था उसकी पौड़ी में सुनने जाया करते, कभी उन्होंने मिस नहीं की खबरें, खबर सुनते थे। और घर आके हमारे को सबको यूं बताते थे, जीजी इंदिरा गांधी आ रही, जीजी इंदिरा बन जाता ठीक हो जाए। कांग्रेस ही थे मेरे पिताजी, कांग्रेस को मतलब बहुत मानते थे। अब तो वो चलो सब सुनते सुनते नहीं थे आंटी, वो सुन के इम्प्लीमेंट करते थे उन बातों को। सुनता हर कोई है आज के टाइम में, पर इम्प्लीमेंट कोई कोई करता है। उन्होंने सुनी और इम्प्लीमेंट करी और अपने सारे बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करके सारे सक्सेस किए। उनकी समाज से इतनी ऊंची सोच थी रेनू, बिल्कुल खुद अनपढ़ होते हुए और एक आदिवासी से समाज में उस टाइम में रहना, तो उसमें अपने बच्चों को इतना आगे करना। मेरे पिताजी ने लड़का लड़की में कभी भेदभाव नहीं किया। हाँ जी। मेरे पिताजी जब सांग में, मेरे पिताजी को पता था राजनीति में बहुत ज्ञान भरा हुआ है, तो जब सांग होया करते ना पानी में, तो सांग देखने खातिर मेरे पिताजी क्या किया करते, जब सांग जम जाता, शुरू हो जाता, चालू हो जाता, जब तक नसारिया बुला के ले जाता, अब चलो सांग देखा के ले आवांगे। और जब सांग की जय बुलंद सांग खत्म होने से 20 मिनट पहले साथ आके, क्योंकि रात को 2 बजे खत्म हो सांग, 3 बजे खत्म हो, तो पिताजी हमें घर पे छोड़ जाया करते। सांग क्यों दिखाया करते, नल दमयंती, राजा हरिश्चंद्र, राजा चाप सिंह, इनकी कहानियां दिखाने के लिए कि एक लड़की को सावित्री जैसा होना चाहिए, एक लड़की को दमयंती जैसा होना चाहिए, एक लड़की को चाप सिंह की रानी जैसा होना चाहिए। अकबर बेशक से शेर खान पठान वो कुछ छल बल कर ले, पर वो अपने धर्म से, अपने मतलब सच्चाई से ना डिगे। तो राजा हरिश्चंद्र में तारावती रानी का न्यू दिखाया करते कि आदमी को कभी भी धर्म से नहीं डिगना चाहिए, धर्म से पे जो रहता है उसकी कितनी इज्जत होती है। राजा हरिश्चंद्र ने कितने कष्ट उठाए, तो बहुत सारी हकीकत राय की, भगत सिंह की डॉक्यूमेंट्री वो दिखाया करते जो नुक्कड़ पे नाटक होते थे। वैसे शाम कभी नहीं देखा है, लीलो चमन का, चंद किरण का, ऐसे नहीं दिखाए पिताजी ने कभी। वो अपने मन में मतलब सिलेक्शन करते थे कि मेरी लड़कियों को मैंने क्या दिखाना। हाँ, इतने कठोर स्वभाव के थे रेणु पिताजी के हम बहुत डरा करते। अकबर की तरह बहुत कठोर थे, पर दिल भी धड़कता था उनके सीने में अपने बच्चों के लिए। इतने सॉफ्ट व्यवहार थे पढ़ाई के लिए। अब भाई हमारे से कुछ मान ले टूट फूट जाता, नुकसान हो जाता, मेरी माँ थी तो वो तो अगर ढकना भी फूट जाता तो एकदम यूं कहती फट दिया ढकना। पिताजी कहते थे क्या हुआ फिर टूट गया तो कोई बात नहीं। तो वैसे ही इतने सॉफ्ट थे। तो चाल चलन के मामले में तो ऐसे बोलते थे कि भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा, और चाहे कुछ करो कुछ वो करो। और काफी दिया पिताजी ने, इतना दिया रेनो कि इतना तो आज के माँ बाप भी नहीं दे पाओ जितना उन्होंने दे दिया। बेशक दे लो, आज के माँ बाप इतने एजुकेटेड है, इतने पढ़े लिखे, क्या वो अपने बच्चों में इतने संस्कार भर पाए हैं, क्यों नहीं उनके भर पास पाते टाइम आंटी, नहीं। बिल्कुल भी नहीं भर पाते। तो यही बताना चाहती थी मैं कि एक महिला के विकास के लिए माता पिता का सहयोग, परिवार का सहयोग, पति का सहयोग जरूरी है। उसको संस्कारी बनाओ, चरित्रवान बनाओ, ताकि वह अपनी लाइफ में
उतने मजबूत अपनी संतान में वो अपने गुण गुण डाल सके, गुणों को ढाल सके अपने बच्चे में। तो ये कैसे हो सकता है जब नारी शिक्षित होगी, समझदार होगी, लायक होगी। बेशक से इंटेलिजेंट आईक्यू इतनी तगड़ी ना हो किसी बच्ची की, पर रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगर हम अपने बच्चे को बहुत समझाएंगे, बहुत उनके साथ कोशिश करेंगे, तो वो बन जाएंगे। हाँ जी। मैं तो एक ऐसा उदाहरण हूँ रेनू, मैं मतलब 6 बहन भाइयों में मैं समझो कि सबसे कम आईक्यू की लड़की थी, जो 6 की बजाय 8 साल में पढ़ने बैठी थी। पर फिर भी अब मुझे इतना कह रहा हूँ नहीं, वो मना चाहिए, मैंने तो ये बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा चैनल पर डालना है। चैनल मैंने रेनू इसलिए नहीं चलाया कि भाई कुछ मतलब आएगा इससे, मैंने इसलिए कि मैं अपने विचार व्यक्त करूं, अपने मन में जो मैंने आज तक इकट्ठा किया है वो उड़ेल दूं चैनल पे, ताकि मेरे मरने के बाद भी ये दुनिया में कोई तो खोल के देखेगा, होगा क्या तो बुढ़ी सी सही बात बताओ है। नहीं आंटी, जैसे बहुत मैंने सही सही सोच रहे हो आप। हमारे जैसे तो सारे ही सीखेंगे आपकी इन वीडियो से। आप नहीं, मैंने आपकी वीडियो देखी है, सरोज दैया, वो भी बहुत अच्छी लेडी लगी। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिमला तो मेरा रोल मॉडल है, बिमला दलाल बहुत अच्छी लेडी, बिमला दलाल बहुत बढ़िया। और तो आपके उस पर मैंने कई वीडियो देखी, आपकी पोएम देखी, वो भी बहुत बेस्ट लगी। और आपका ये प्रयास बहुत गजब का है रेनू, कि मतलब गांव की जो बिल्कुल सीधी सादी, समझो के कतिये नीचे तक आप उठान लग रहे हो, ये बहुत बढ़िया मुद्दे हैं। और बहुत बढ़िया आपके चैनल के ऊपर मतलब लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा उनको। चिट्टी बस इसी सोच के साथ लगी हुई हूँ कि अपने टैलेंट बहुत है लेडीज में, पर वो बेचारी आगे नहीं आ पाई। तो आपकी भी नॉलेज में अगर कोई हो तो जरूर कांटेक्ट करवाना। और जो भी इस वीडियो को देखे भाई, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी अगर किसी आंटी की है, किसी बहन की है, और वो अपनी शेयर करना चाहता है यूट्यूब पे, तो इस पे कमेंट कर सकते हो आप। तो उससे जरूर कांटेक्ट करेंगे हम। और ऐसी ऐसी स्टोरी आगे भी डालते रहेंगे कि सुनने वाले भी मोटिवेट हो और उनको भी कुछ सीखने के लिए मिले अच्छी बातें। और मैं खुद सीखती हूँ, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ और इम्प्लीमेंट करने की भी ट्राई करती हूँ अपनी लाइफ में। तो आप सभी आंटियों का धन्यवाद है जिन जिन ने चैनल पे अपने इंटरव्यू दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। सभी का धन्यवाद करती हूँ मैं। और जो भी चैनल पे कमेंट भी करते हैं उन सभी का भी धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आपकी, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और ऐसी ऐसी स्टोरी आगे लाते रहेंगे। और आप सब भी सहयोग करना ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट करवाने का, कि जिनकी इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी हो और जो अपनी शेयर करना चाहते हो। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपने इतनी अच्छी स्टोरी बताई आपकी, और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। देखने वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भाई जिस जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और आंटी के साथ और नमस्ते। किस टॉपिक पे वीडियो बनाए ये भी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। आंटी के साथ और भी बनाएंगे, क्योंकि आंटी के तो बहुत ही अच्छे विचार लगे, मैं जरूर बनाऊंगी इनके साथ और भी वीडियोस। तो धन्यवाद आंटी। धन्यवाद रेणु बिटिया, शुभ आशीर्वाद थैंक सभी यू को, आंटी। नमस्कार। ओके। थैंक यू आंटी। जय हिंद।